बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 11th क्लास की लास्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो यूनिट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो हम लोग बहुत ही बारीकी से यहाँ पे समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस फिजियोलॉजी में होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को पढ़ने के लिए हमें तो पहली बात ये ध्यान में रखनी है, क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर। ठीक है, उस स्ट्रक्चर के बाद फिर फिजियोलॉजी को पढ़ना है कि डाइजेशन कैसे होता है, हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस। अब डाइजेशन के बाद फिर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो इन सब बातों पे हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो लेक्चर में आप ध्यान देंगे, फुल कंसेंट्रेशन देंगे, जिससे आपके सभी जो डाउट्स हैं बड़े आराम से रिलीव हो जाएंगे, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने बोला कि स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें टू पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, टू पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इनमें से एक पार्ट होता है अपना एलिमेंट्री कैनाल का। राइट, एक पार्ट कौन सा इन्वॉल्व होता है? एलिमेंट्री कैनाल का होता है, और जो दूसरा पार्ट इन्वॉल्व होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड का होता है। मीन इन सिंपल वर्ड वी कैन से digestive system of the human includes two important parts, alimentary canal and digestive glands. अब अगर हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो उसके बारे में कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से ओपन होती है? माउथ से ओपन होती है। ठीक है, कहाँ से ओपन होती है? माउथ से ओपन होती है, और एंडिंग कहाँ पे होती है? एनस पे जाकर के हो जाती है। क्लियर? अब जो माउथ होता है ये अंदर ओपन हो रहा होता है, लीड इनटू द बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी में ओपन हो रहा होता है। अब इस ओरल कैविटी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हमको विजिबल होते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है? टीथ विजिबल होते हैं और मस्कुलर टंग भी विजिबल होती है। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी की रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हर एक जो टूथ होता है वो कहाँ पे एम्बेडेड होगा? जॉ में एम्बेडेड होता है। तो जॉ में एक बोन होगी। ठीक है ना, उन दोनों बोन्स के नेम अलग अलग होते हैं। तो अपर जॉ जो होता है उसको बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, सॉरी, अपर जो जो होता है उसको बोलते हैं मैक्सिला, नीचे का जो होता है उसको बोलते हैं मैंडिबल बोलते हैं। तो यहाँ पर टूथ जो होगा जॉ की बोन में एम्बेडेड होता है। ठीक है, अब इस तरह के जो अरेंजमेंट होता है इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपके नीट एग्जामिनेशन में, व्हाट इज थीकोडॉन्ट? थीकोडॉन्ट फीचर क्या है? व्हेन टूथ इज एम्बेडेड इनटू द बोन जॉ। ठीक है, यह जॉ की बोन में सॉकेट के अंदर जो टूथ एम्बेडेड होता है, धसा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं थीकोडॉन्ट पोजीशन। राइट, अब टीथ के टाइप की बात कर लें हम लोग। तो टीथ के बच्चों टू टाइप्स होते हैं, मिल्की टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आता है मिल्की टीथ का नंबर कितना? आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है बहुत ही आराम से। ठीक है, 20 होते हैं, इनको डेसिडुअस टीथ भी बोला जाता है। वहीं पे जो परमानेंट टीथ होते हैं इनका नंबर 28 और 32 होता है। अगर विजडम टूथ नहीं ग्रो कर रहे 28 होगा, अगर कंप्लीटली विजडम टीथ ग्रो कर जाते हैं तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ जो परमानेंट टीथ होंगे 32 होंगे। राइट, अब मेजोरिटी ऑफ जो मैमल्स होते हैं जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है, तो वहां पे 2 सेट्स मिलते हैं टीथ के उसके लाइफ स्पैन में। ठीक है, इसमें फर्स्ट सेट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेरी या फिर मिल्की, या उसको डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। टेम्परेरी क्यों बोला? क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद ये गिर जाएंगे। ठीक है, फॉल ऑफ हो जाते हैं तो डेसिडुअस बोल दिया। ठीक है, और जब दूसरी बात करेंगे हम लोग दूसरे टाइप के टीथ की, तो वहां पे बोलेंगे परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ भी बोलते हैं। राइट, अब इस तरह का जो डेंटिशन होता है, ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइफाइडोंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई अगर एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ हैं तो उनके भी तो टाइप्स होते हैं ना। उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक तो कैरियन सीजर, सेकंड हो गया कैनाइन, थर्ड हो गया प्रीमोलर, लास्ट कौन सा हो गया? मोलर हो गया। तो ये तो बातें आपको पहले से मालूम है कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इस सिचुएशन को बोलते हैं हेट्रोडोंट। तो अपने पास 3 टर्म्स मिल गए। ठीक है,
3 टर्म्स मिल गए, और ये जो 3 टर्म्स होते हैं बच्चों, कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया थीकोडोन, दूसरा कौन सा हो गया? डाइफाइडोन, तीसरा कौन सा हो गया? हेट्रोडोन हो गया। क्लियर? अब इनका जो अरेंजमेंट होता है वो हाफ जॉ की बात करो अपर चाहे लोअर, तो आई सी पी एम एम, तो एक अरेंजमेंट होता है इंसीजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। तो आपको इस थिंग पे फॉर्मूला दिख रहा होगा 21/21, 23/21, 23, फिर से एक बार समझेंगे। जो जॉ होता है, दोनों जो जॉस होते हैं, जबड़े होते हैं, उनके हाफ पोर्शन में जो नंबर ऑफ जो टीथ होते हैं, उनका फॉर्मूला 21/23/21, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद करके आप रखो। हाँ, हर एक टूथ का एक हार्ड सरफेस होता है, और वो जो हार्ड सरफेस होता है उसको बोलते हैं इनेमल, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। इस पे क्वेश्चन आया, क्यों ऐसी हार्डनेस क्यों होती है? तो ऐसा ऑब्जर्वेशन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की फॉस्फेट के प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है। और यही रीजन है कि जो टूथ हमारे होते हैं हेल्प करते हैं मेस्टिकेशन, फूड कितना भी टफ हो उसको मेस्टिकेट करवा दें। अब आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टूथ अरेंज हैं जो कि वन साइड में सॉकेट के अंदर, ठीक है। तो एक तो सॉकेट आप देख पा रहे हैं, इस कुछ सॉकेट आपके खाली नजर आ रहे हैं, कुछ सॉकेट आपके फिल्ड हैं, कैसे? टूथ के थ्रू आप नंबरिंग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर पे सीजर की बात आ रही है, थर्ड नंबर पे कैनाइन की बात आ रही है, फोर्थ और फिफ्थ प्रीमोलर आ रहा है, सिक्स सेवंथ और एट्थ नंबर पे किसकी प्रेजेंस होती है? मोलर की प्रेजेंस होती है, ठीक है। ये तो हमने आपको अरेंजमेंट की बात बताई। अब अगर हम लोग सिंगल टूथ के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? एक तो होता है क्राउन, जो आपको दिख रहा होगा क्राउन, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या होता है? नेक। थर्ड पार्ट कौन सा होता है? रूट। तो हर एक जो दांत होता है, ठीक है, ईच टूथ इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो हमको विजिबल होता है हमारे जॉ में, तो उसको क्राउन बोलते हैं। जो गम्स के अंदर होता है, मसूड़ों के अंदर छिपा रहता है, उसको हम लोग नेक बोलते हैं। और जॉ डेंट्री बोन के अंदर जो टूथ का पार्ट एम्बेडेड होता है उसको रूट बोलते हैं, ठीक है। अब इस टूथ के अंदर होती कैविटी जिसको बोलते हैं पल्प कैविटी। उस पल्प कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व होती हैं। बात समझ में आ रही है? और जब हम लोग क्राउन पे चलेंगे तो 2 पार्ट आपको नजर आ रहे होंगे आपके स्लाइड में, पीपीटी में। इनेमल लिखा हुआ, डेंटिन लिखा हुआ। तो इनेमल डेंटिन दोनों हार्डेस्ट पार्ट होंगे, ठीक है। और आपको पल्प कैविटी के अंदर रेड कलर के, ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो दीज आर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए? तो ये हमने आपको दिखा दिया है बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब बच्चों, ओरल कैविटी के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखने वाला है वो है टंग। तो टंग जो होता है फ्रीली मूवेबल होता है और मस्कुलर ऑर्गन होता है। इस पे क्वेश्चन आता है, ये आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स में, कि जो टंग का जो स्ट्रक्चर होता है, टंग कहाँ से अटैच होगा? ओरल कैविटी में अटैच होगा, ठीक है। किसकी हेल्प से अटैच होगा? तो हमने यहाँ पे फ्रेनुलम लिखा हुआ है रेड कलर से। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए आ गया कि टंग जो होती है वो फ्रीली मूवेबल तो होती है, लेकिन जो पोस्चर पार्ट पे अटैच होती है तो किसी ऐसे स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होती है जिसको बोलते हैं फ्रेनुलम बोलते हैं। हाँ, अपर जो सरफेस होगी इस पे स्मॉल प्रोजेक्शंस होंगे, उन प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? पैपिली बोलेंगे, राइट। अब कुछ ऐसे पैपिली होंगे जिन पर टेस्ट बर्ड होगा, और उन्हीं की वजह से टेस्ट हम फूड से रिसीव कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पैपिली होगी जिनमें टेस्ट बड नहीं होगा, तो वहां से हम टेस्ट को रिसीव नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो बात हो गई टंग के ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिलीज के बारे में। तो आप देख रहे हैं इस टंग का पोस्टीरियर पार्ट, तो पोस्टीरियर पार्ट पे आप देख पा रहे होंगे वी शेप एक डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। उस वी शेप डिजाइन को नेम दिया हुआ है सकस टर्मिनलिस। तो सकस टर्मिनलिस के एंटीरियर साइड पे 4 पेयर में राउंडेड स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं जिनका नेम है सर्कमवेलेट पैपिला। उसके नीचे की तरफ आओगे तो 3 राइट हैंड साइड पे, 3 लेफ्ट हैंड साइड पे, उनका नेम दिया हुआ फोलिएट पैपिला, ठीक है। और मार्जिन पे नजर आ रहे हैं आपको राउंडेड स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, जिनका नेम दिया हुआ फंगी फॉर्म पैपिला। और जो मिडिल सेंट्रल पार्ट है वहां पे डॉट्स बने हुए, इनको बोला गया है फिलिंग फॉर्म पैपिला, ठीक है ना। तो अब आप समझ रहे होंगे
नहीं समझ रहे हैं तो फिर से सुनिए आप। टंग की सरफेस पैपिलीज मिलते हैं, 4 टाइप ऑफ पैपिलीज मिलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पैपिली कौन सा हो गया, सर्कमवेलेट हो गया, सेकंड वाला कौन सा हो गया, फोलिएट हो गया, थर्ड वाला कौन सा हो गया, फिलीफॉर्म हो गया, फोर्थ वाला कौन सा हो गया, फंगीफॉर्म पैपिला हो गया। अब क्वेश्चन आया है वेस्टिजियल पैपिली कौन से होते हैं। तो फोलिएट जो पैपिली होते हैं उनको वेस्टिजियल पैपिली बोला जाता है। क्यों? उसका रीजन ये होता है ये यूजलेस होते हैं, कोई वर्क नहीं होता। अब आपके माइंड में आता है कि सर ऐसा है, टंग तो हमारी है, टेस्ट ले रही है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ले रही है अपने फूड से, लेकिन कौन सा पार्ट टंग का किस टाइप के टेस्ट के लिए अडॉप्टेबल होता है। तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई पड़ रही है, येलो पार्ट जो होगा, जो पोस्टीरियर है, वो बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पोस्टीरियर और टर्मिनल पार्ट जो होगा, ठीक है, फिर से एक बार समझिए, पोस्टीरियर है और लेटरल है, जो ग्रीन कलर यहाँ पे, तो सॉर टेस्ट के लिए, खट्टे टेस्ट के लिए अडॉप्टेबल होता है। फिर एंटीरियर और लेटरल पार्ट जो होता है, जो व्हाइट वाला पार्ट है, उसको बोलोगे वो सॉल्टी टेस्ट को रिसीव करता है। वहीं पे जो एंटीरियर टिप होती है वो स्वीट टेस्ट को रिसीव करती है। तो ये बातें अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने ये कंटेंट आपको अलग से एक्स्ट्रा इसमें बता दिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है फेरिक्स। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट जो पार्ट आएगा वो क्या आता है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी ओपन हो जाती है फेरिक्स के अंदर। तो जैसे कि आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे फेरिक्स को बताया गया है 3 रीजन में डिफरेंशिएट किया गया। मीन अगर नोजल कैविटी पीछे ओपन हो रही है तो नोजोफेरिक्स बोल दिया, ओरल कैविटी ओपन हो रही है पीछे तो उसको ओरोफेरिक्स बोल दिया, और अगर लैरिक्स वाला पार्ट अगर ओपन हो जाता है उसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिक्स बोलते हैं। तो ये एक शॉर्ट पैसेज होता है जो फूड और एयर दोनों को, ठीक है ना, जो फूड और एयर दोनों को पाथवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो ओपनिंग होगी ओसोफेगस और ट्रैकी में होती है, या हम कुछ ऐसा कहते हैं इसोफेगस एंड ट्रैकी इनटू द फेरिक्स। ये सीधी सी बात है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर है, इसोफेगस भी उसी में ओपन हो रहा है, ट्रैकी भी उसी में ओपन हो रही है, तभी तो कह रहे हैं ना कि फेरिक्स क्या हो गया, कॉमन पाथवे हो गया एयर और फूड के लिए। तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। अब फेरिक्स के बाद जो पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। तो ये फेरिक्स की कंपनी में कैसा होता है, लॉन्ग होता है और थिन होता है। ठीक है, अब इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको बोलते हैं गलेट। गलेट बोलते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको माइंड में बात सेट करके रखनी पड़ेगी। एंटीरियर पार्ट जो होता है, ओपनिंग होती है, उसको गलेट बोलते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो कहाँ पे ओपन हो जाएगा, जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के ओपन हो जाता है। हाँ, इसमें क्वेश्चन आता है कि हमारी जो फूड पाइप होती है, ईसोफेगस होता है, किस स्ट्रक्चर को क्रॉस करके स्टमक से अटैच होता है, तो वो स्ट्रक्चर होता है बच्चों डायाफ्राम होता है। तो इसका मीनिंग हो गया जो ईसोफेगस होगा वो पास होता है, नेक से पास होगा, थोरेक्स से पास होगा, और डायफ्राम से क्रॉस करता हुआ स्टमक जैसे जे लाइक स्ट्रक्चर या बैग से जाकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इस पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि पेरिस्टल्सिस। तो पेरिस्टल्सिस बच्चों क्या है, पेरिस्टल्सिस की अगर आपको हम बात बताएं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में, रिलैक्स मसल वाला कुछ पोर्शन है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मसल वाला पोर्शन है। ठीक है ना, तो जहां पर कॉन्ट्रेक्शन चल रहा है मसल का तो वहां से तो फूड आगे पुश हो जाएगा, तो जहां से रिलैक्स हो जाएगा तो वहां पे फूड पहुंच जाना है। तो ऐसे ही कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन चलता रहा तो फूड वन पार्ट से अनदर पार्ट तक मूव करता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टल्सिस। और अगर ये पेरिस्टल्सिस नहीं हो तो फूड का मूवमेंट अपनी एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है एंटी पेरिस्टल्सिस भी हो जाती है। इससे क्या होता है, फूड पाइप से हमारा जो फूड होता है वो निकल के बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं वोमिट हो। ठीक है ना, अच्छा, अब चलते हैं हम लोग इसोफेगस के बाद स्टमक वाले स्ट्रक्चर पे। तो आप स्टमक को देख पा रहे हैं, जे शेप नजर आ रहा है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। स्टमक का जो शेप होता है वो जे लाइक होता है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप। ठीक है, अब स्टमक ये जे शेप तो है, ठीक है ना बच्चों, लेकिन इसकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है। तो स्टमक की जो लोकेशन होती है बच्चों वो होती है एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन डायरेक्शन कौन सा होगा, राइट वाला होगा, लेफ्ट वाला होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये जे शेप स्ट्रक्चर एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, अब स्टमक की जो ओपनिंग होगी जहां पे ईसोफेगस का कनेक्शन है, यहाँ पे आप देखिए एक नेम लिखा हुआ है ईसोफेजल स्फिंक्टर, और जो लोअर एंड है वहां पे लिखा पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर से एक बार सुनिए,
ऊपर की तरफ स्टमक में जहां से इसोफेगस का कनेक्शन हो रहा है, इसको बोल रहे हैं, वहां पे एक स्फिंक्टर है जिसको बोल रहे हैं इसोफेगल स्फिंक्टर। ऐसे स्फिंक्टर नीचे की तरफ भी है जिसको बोल रहे हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो दोनों क्या करते हैं, ये फूड के डायरेक्शनल मूवमेंट की कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। मतलब होता है कि भाई अगर इसोफेगस से फूड अगर स्टमक में आ रहा है तो आ तो जाएगा इजीली, लेकिन बैक फ्लो नहीं हो पाएगा यूजुअल केस में। हाँ वो बात अलग है, ठीक है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया, तो इसोफेगल स्फिंक्टर जो होता है वो लूज हो जाता है और फिर क्या होता है, वोमिटिंग हो जाती है। लेकिन पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो कभी भी लूज नहीं होता। अगर स्टमक से आगे फूड मूव कर गया इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन से फिर स्टमक में फूड वापस बैक नहीं करता। तो ये तो हमने आपको इस इमेज के अकॉर्डिंग बातें बता दी। अब एक नेम यहाँ पे दिया हुआ है रीजी। तो रीजी क्या है, तो स्टमक जब एम्प्टी होता है तो उसकी जो वॉल होती है फोल्डेड होती है, तो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इनफोल्डिंग जो होती है स्टमक की वॉल की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजी बोलते हैं। अब बच्चों आपके यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। तो आपके इस स्लाइड में आपको ये इमेज दिख रहा है जहाँ पे फंडस लिखा हुआ है, कार्डियक लिखा हुआ है, बॉडी लिखा हुआ है, पाइलोरिक लिखा हुआ है। तो स्टमक इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 पार्ट्स, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। ये आपकी एनसीईआरटी का इमेज है। ये 4 पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास एक और इमेज है जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कार्डियक रीजन, ठीक है, कार्डियक रीजन सबसे पहले मिलता है। उसके बाद जो बल्जिंग पार्ट दिखाई दे रही है उसको फंडिक रीजन बोलते हैं। और बॉडी ऑफ स्टमक जहाँ पे स्पेशली फूड का डाइजेशन होता है, और जहाँ पे आपको रीजन भी दिखाई पड़ रहा है। और नैरो स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन, जहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर की प्रेजेंस होती है। तो आपको 4 नेम याद हो गए होंगे, ठीक है, कौन कौन से, कार्डियक, फंडिक, बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक रीजन। तो साथियों इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि स्पेशली जो पार्ट नजर आते हैं, 4 पार्ट नजर आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है इट हैज 3 मेजर पार्ट, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। तो हमें इन्हीं लाइनों को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपके नीट में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया इस पेज में, इस पेज में बता रखा है कि जो स्टमक होगा, स्टमक की जो इनर लेयर होगी, ठीक है, उसमें फोल्डिंग्स होती है, इनको रिजी बोला जाता है। और जब स्टमक खाली होता है तभी दिखाई पड़ेगा, लेकिन स्टमक जैसे फिल हो गया, रिजी जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन अगर स्टमक फिर से एम्प्टी हो गया तो फिर से रिजी क्रिएट हो जाते हैं। अब साथियों बच्चों चलते हैं इंटेस्टाइन। तो साथियों इंटेस्टाइन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट होंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आप बात करो उसमें रियल में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट तो होता है सी शेप्ड डोडेनम। कौन सा पार्ट होता है, सी शेप्ड डोडेनम। इस पे क्वेश्चन आया हुआ कि डोडेनम का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सी लाइक या फिर यू लाइक। हाँ मिडिल जो पोर्शन होता है जो हाईली कॉइल्ड होगा उसको इलियम बोलते हैं, सॉरी, जो मिडिल पार्ट होगा जो कॉइल्ड तो होता है, ठीक है, लॉन्ग होगा उसको बोलेंगे जेजुनम बोलेंगे, और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होगा उसको इलियम बोलेंगे। और इलियम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ओपन हो जाता है। लेकिन डुओडेनम जो होगा, ठीक है ना, डुओडेनम जो होगा वो कहाँ पे ओपन होगा, जेजुनम में जाके ओपन हो जाएगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि जो स्टमक होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में ओपन होता है, तो आप बताओगे डुओडेनम में ओपन होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ और विशेष बात करते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर का जो लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है, फिंगर जैसे इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। तो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने येलो कलर करके फॉन्ट को थोड़ा सा कंट्रास्ट बना दिया, विली, ठीक है ना। विली क्या होते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होंगे। और कौन मेक करता है, इनर मोस्ट जो लेयर होता है वो मेक करता है। हाँ विली जो होता है उसके सरफेस पर, विली तो वैसे प्लूरल को बोला गया, और अगर सिंगल की बात करोगे तो विलस बोलेंगे। जो सिंगल विलस होता है उसकी सरफेस पर, जैसे आपकी एनसीईआरटी का ये इमेज आपको दिखाई पड़ रहा है, तो आप मार्जिन पे देखिए बॉक्सेस बने हुए हैं, लाइन से बॉक्सेस बने हुए हैं। तो दीज बॉक्सेस आर सेल्स, एपिथेलियम सेल्स। तो यहाँ पे जो एपिथेलियम सेल्स पाई जा रही है वो डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ ऐसी एपिथेलियम होंगी जिनके सरफेस पे माइक्रोविलाई होगा,
इसकी वजह से क्या होता है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आ जाता है कि नहीं। इनको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल्स। इन्हीं एब्जॉर्प्टिव सेल्स की वजह से विलाइज क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन का। कुछ गोबलेट सेल्स भी मिलती हैं, जैसे म्यूकस का रिलीज हो रहा होगा, है कि नहीं। तो ओवरऑल हमें ये समझना है विलाई की सरफेस पे एपिथेलियम जो लेयर मिल रहा है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज कर देता है। हाँ, विलाई के अंदर क्या होता है, टू टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। अगर आप अपने इस एनसीईआरटी की इमेज में देख पा रहे होंगे जहाँ पे लिखा है लैक्टियल, तो लैक्टियल एक येलो कलर का एक थिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको लैक्टियल बोलते हैं। और इसके अंदर क्या फिल होता है, हाँ बच्चों क्या फिल होता है, ब्लड फिल होता है कि लिम्फ फिल होता है, लिम्फ फिल होता है। और इस लैक्टियल के अराउंड आप देख रहे हैं रेड कलर का, ब्लू कलर का एक कैपिलरी का नेटवर्क है। तो रियल में क्या होता है, जो रेड वाला पार्ट है उसको हम मान लेंगे आर्टरी, नेम भी दिया हुआ है, और जो ब्लू वाला पार्ट है उसको कह देंगे वेन। तो वेन में वैसे भी जो ब्लड है वो कैसा वाला होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है ना। तो जो रेड वाला पार्ट है आर्टरी, तो उसमें कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस तरह से ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है। तो ये विलाई का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये समझ लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाइस पाए जा रहे हैं और विलाइस की सरफेस पे एपिथेलियम सेल्स हैं। इन सेल्स में कुछ तो एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं और कुछ म्यूकस का सिक्रीशन करने वाली सेल्स हैं। हाँ, अब इस पे क्वेश्चन आया है, विलाई के सरफेस पे जो म्यूकस का सिक्रीशन करने वाली सेल्स होती है बच्चों, उनको क्या बोलते हो आप, उनको बोलते हैं गोबलेट सेल। याद रखिएगा, उनको गोबलेट सेल बोलेंगे जिनसे म्यूकस का सिक्रीशन होता है। और दो विलाई के बीच में गैप बनता है, उस पर भी क्वेश्चन आया है। क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन बोलते हैं। तो लीबरकुहन तो साइंटिस्ट का नेम है। तो क्रिप्ट क्या है, दो विलाई के बीच का स्ट्रक्चर। जैसे आप दो फिंगर के बीच में क्या पाते हो, गैप पाते हो, उस गैप को वैसे ही विलाई के केस में क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन बोलेंगे। अब बच्चों आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो थ्री पार्ट में डिफरेंशिएट होती है। तो थ्री पार्ट जो होंगे बच्चों वो कौन कौन से होंगे, एक तो पार्ट होगा सीकम, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होगा कोलोन। तीसरा पार्ट जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। थ्री पार्ट होते हैं। तो सीकम, कोलोन और रेक्टम थ्री पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो सीकम जो होता है ब्लाइंड सैक होता है, ठीक है। सीकम क्या होता है, ब्लाइंड सैक। उसके नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं अपेंडिक्स जैसे नेम दिया हुआ है। तो अपेंडिक्स क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, कोई वर्क नहीं इसका। हाँ, लेकिन एंसेस्टर्स की केस से बताया जाता है कि इसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते थे, सेलुलोज का डाइजेशन करते थे। तो उससे जो सीकम होता है रिवर्स यू शेप स्ट्रक्चर में ओपन हो गया, जिसको बोलते हैं कोलोन। तो कोलोन को भी अपने थ्री पार्ट्स होते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो बोलेंगे असेंडिंग कोलोन, ठीक है ना। और ऐसे फ्लैट सरफेस से मूव कर रहे हैं तो बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे की तरफ आ गए तो बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। तो होता ये है कि भाई जो कोलोन होगा उसमें थ्री पार्ट नजर आ रहे हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। अब जो डिसेंडिंग होगा वो सिग्मोइड कोलोन, मतलब एक कर्वेचर आ जाएगा। और ये कर्वेचर कहाँ पे ओपन हो जाएगा, जाकर के रेक्टम में जाकर के ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें थ्री पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो सीकम क्या होता है, ब्लाइंड सैक होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये होस्ट करता है सम सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। क्यों, क्योंकि उसके नीचे क्या होता है, अपेंडिक्स, जो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कहाँ से राइज होता है, तो ये सीकम से राइज होता है। वर्मी फॉर अपेंडिक्स कंप्लीट नेम है। यहाँ पे सेलोज का डाइजेशन कभी होता रहा है, तो कैटल के केस में यही अपेंडिक्स लॉन्ग होता है, तो सेलोज का डाइजेशन करना होता है। अभी जो सीकम होगा कोलोन में जाके ओपन हो जाएगा। कोलोन के फिर से वही थ्री पार्ट नजर आ गए, अभी हमने बताया आपको कौन कौन से, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग पार्ट। अब जो डिसेंडिंग पार्ट होगा वो रेक्टम में जाके ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने सिंपली एनसीईआरटी के पैटर्न पे क्या पढ़ लिया, एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, ठीक है ना, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर बच्चों के बड़े भाई बहन लोग देख रहे हैं, तो अपने छोटे भाई बहनों को जरूर दिखाएं, जिससे वो जरूर फायदा इसका उठाएंगे और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे, जिससे उनका जो फाउंडेशन है मजबूत हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। थैंक यू सो मच।